हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 221 से क्वेश्चन नंबर 230 तक। क्वेश्चन नंबर 221, एसरसन ए, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 ओवर रेनफोर्ड सेक्शन आर नॉट परमिटेड। IS कोड 456 1978 के अनुसार ओवर रेनफोर्ड सेक्शन को परमिट नहीं किया जाता है। उसका रीजन आपको गिवन है, देयर इज डक्टाइल फेलियर ऑफ ओवर रेनफोर्स सेक्शन। क्यों नहीं परमिट किया जाता है? क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में डक्टाइल फेलियर होता है। अब हम समझते हैं कौन सा फेलियर होगा। दो प्रकार के फेलियर होते हैं, एक डक्टाइल और ब्रिटल। डक्टाइल किस में होगा, ब्रिटल फेलियर किस में होगा, ये हम समझते हैं। तीन प्रकार के सेक्शन हमने आरसीसी के लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए थे। आरसीसी का जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किए थे बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तीन प्रकार के सेक्शन हमने डिस्कस किए थे। बैलेंस सेक्शन क्या होता है? अ बैलेंस्ड सेक्शन इज डेट इन विच स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टिल रीच देयर परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम। सेकेंड, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। In an under reinforced section, the percentage of steel provided is less than that provided in balanced section. In under reinforced section, the stress in steel first reaches its permissible value, while the concrete is under stress. अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, जो स्टील यूज की जाती है वो कम होती है किसके कंपेयर में, बैलेंस सेक्शन के कंपेयर में। ठीक है। और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील की जो स्ट्रेस होती है वो रीच कर जाती है पहले उसकी परमिसिबल वैल्यू के, लेकिन कंक्रीट क्या होगी, अंडर स्ट्रेस्ड होगी। इन अंडर रेनफोर्स सेक्शन द फेलियर इज डक्टाइल। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में फेलियर कैसा होगा, डक्टाइल होगा। क्यों डक्टाइल होता है? क्योंकि स्टील पहले फेल हो जाएगी, और स्टील यदि पहले फेल होगी तो उसमें डक्टाइल फेलियर होगा, क्योंकि स्टील पहले वार्निंग देगी फेल होने से पहले। बिकॉज स्टील फेल्स फर्स्ट एंड सफिशिएंट वार्निंग इज गिवन बिफोर कोलैप्स। ड्यू टू डक्टाइल फेलियर एंड इकोनॉमी, द अंडर रेनफोर्स सेक्शन आर प्रिफर्ड बाय डिजाइनर। डक्टाइल फेलियर के कारण और इकोनॉमी के कारण, इन दोनों के कारण डिजाइनर किसको प्रिफर करते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन को। डक्टाइल फेलियर तो हमने समझ लिया। इकोनॉमी, इकोनॉमी देख लेते हैं। अंडर रेनफोर्स सेक्शन इकोनॉमिकल कैसे होता है? क्योंकि इसमें स्टील का पूरी तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाती है उसकी परमिसिबल वैल्यू के बराबर। इसका मतलब हमने स्टील का पूरी तरीके से यूज कर लिया, स्टील फुली यूटिलाइज हुई है। इसका मतलब स्टील कॉस्टली है और उसका हमने पूरी तरीके से यूज कर लिया, तो वो हमारा सेक्शन क्या होगा, इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा। और उसमें डक्टाइल फेलियर होता है, इसीलिए डिजाइनर के द्वारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन को प्रेफर किया जाता है जब डिजाइन की जाती है। लास्ट हम समझ लेते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इन एन ओवर रेनफोर्स सेक्शन द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन द बैलेंस्ड सेक्शन। In this section, stress in concrete reaches its permissible value while steel is not fully stressed. ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, स्टील में स्ट्रेस पहले रीच कर जाएगी उसकी परमिसिबल वैल्यू के। मतलब पहले फेल कौन होगी, कंक्रीट फेल होगी। और कंक्रीट ब्रिटल होती है। ठीक है। और वो फेल हो जाएगी, सडनली फेल हो जाएगी क्रशिंग के कारण, एज स्टील इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड। और स्टील का हम फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जितना हमने स्टील प्रोवाइड किया है उतना हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या हो जाता है, अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल क्यों होगा, क्योंकि स्टील का यूज हमने पूरा नहीं कर पाया, जितना स्टील हमने उसमें लगाया था उतना पूरा स्टील का यूटिलाइज नहीं हो पाया है। और स्टील कॉस्टली होती है किसके कंपेयर में, कॉन्क्रीट के कंपेयर में। इसीलिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन को परमिट नहीं किया जाता है। दो कारण है ओवर रेनफोर्स सेक्शन को परमिट न करने के। पहला कारण, इसमें ब्रिटल फेलियर होता है, और सेकंड ये अनइकोनॉमिकल होगा। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 221, एसरसन ए, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 ओवर रेनफोर्स सेक्शन आर नॉट परमिटेड। तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड रीजन इसका आर क्या दिया गया है, देयर इज डक्टाइल फेलियर ऑफ ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, डक्टाइल फेलियर नहीं होता, क्या होता है, ब्रिटल फेलियर।
तो रीजन गलत है और एसर्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 221, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 222, in the limit state method, balanced design of a reinforced concrete beam gives। यदि हम बैलेंस्ड डिजाइन की बात करते हैं तो उसमें स्मॉलेस्ट कॉन्क्रीट सेक्शन होगा और मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने तीनों सेक्शन देखे थे, बैलेंस्ड, अंडर और ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। ठीक है, तो 222 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 223, in limit state design, the limiting value of depth of neutral axis is, where d is the effective depth of section। न्यूट्रल एक्सिस की हम डेप्थ देख लेते हैं, लिमिटिंग डेप्थ वैल्यू क्या होगी? The limiting values of the depth of the neutral axis xm for different grades of steel from strain diagram। यदि हम स्ट्रेन डायग्राम से देखते हैं तो यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स एम किसके बराबर होगा? 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.87 डिवाइडेड बाय ई एस प्लस 0.0055। ठीक है, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी ये न्यूट्रल एक्सिस की। अब यहाँ पर हम अलग अलग ग्रेड रखेंगे, जैसे स्टील की ग्रेड FE 250, FE 415, FE 500। ये डिफरेंट ग्रेड यदि हम रखेंगे तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू हमें अलग अलग मिलेगी। FE 250 के लिए 0.53D, सेकेंड के लिए 0.48D, 0.46D। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखना है इन तीनों ग्रेड के लिए। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग डेप्थ की वैल्यू आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 223, यहाँ पर ऑप्शन आपको दो मिल जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि कौन सी ग्रेड के लिए आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको माइल्ड के लिए पूछा गया है, FE 250। ठीक है, क्वेश्चन में आप ऐड कर लेना। वैसे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए करेक्ट आपको दिया गया गुप्ता एंड गुप्ता में। क्वेश्चन नंबर 224, in limit state design, the maximum limit imposed by IS 456/1978 on the redistribution moments in statically indeterminate beam is। IS कोड के अकॉर्डिंग लिमिट स्टेट डिजाइन में मैक्सिमम लिमिट इम्पोज कितनी होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट की? यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। IS कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू आपको याद रखना है 30%। क्वेश्चन नंबर 224, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 225, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस्ड सेक्शन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स ऑन। इसका फॉर्मूला हम देख लेते, फॉर्मूला क्या होता है? लिमिटिंग परसेंटेज टेंसाइल स्टील PT लिमिटेड इज इक्वल टू 41.61 FCK FY XU मैक्सिमम D, वेयर FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्टील और D है जियोमेट्री ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर PT किस पे डिपेंड करेगा? FCK FY और D, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील और जियोमेट्री ऑफ द सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 225, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा और फोर्थ करेक्ट होगा। तो ऑप्शन को क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 225, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 226, in reinforced concrete, pedestal is defined as a compression member whose effective length does not exceed its least lateral dimension by। तो हम समझते हैं पेडेस्टल क्या होता है। पेडेस्टल इज अ मेंबर that transfer vertical load from a column to the foundation। कॉलम से जो लोड आता है उस लोड को
फाउंडेशन पे ट्रांसफर करने के लिए एक मेंबर बनाया जाता है जो कि कंप्रेशन मेंबर होता है। These are generally short and no longer than 3 times the least lateral dimension। उसकी लिस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 टाइम्स से अधिक उसकी लेंथ नहीं होगी। ठीक है, उसकी लंबाई 3 टाइम्स द लिस्ट लेटरल डायमेंशन से अधिक नहीं होगी। पेडेस्टल आर प्रोवाइडेड एट टाइम्स इवन फॉर आरसीसी कॉलम्स when resting on footings to facilitate for proper load transfer। यदि प्रॉपर हमें लोड का ट्रांसफर करना है कॉलम से फुटिंग पे या कॉलम से फाउंडेशन पे, तो वहाँ पर पेडेस्टल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर समझ लेते हैं हम, ये कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर लोड ट्रांसफर करना है तो एक पेडेस्टल का यूज़ कर लेंगे और ये फुटिंग है, तो ये पेडेस्टल होगा, ये कॉलम है और ये फुटिंग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 226 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 227, maximum strain at the level of compression steel for a rectangular section having effective cover to the compression steel SD and neutral axis depth from compression face SXU is। यहाँ पर आपको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ बताना है कितनी होगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन कितनी होती है? 0.0035। लेट मैक्सिमम स्ट्रेन एट लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील इज ECC। ठीक, एप्सिलॉन CC। यहाँ पर यदि स्ट्रेन की बात करते हैं तो कितनी है? एप्सिलॉन CC फ्रॉम जियोमेट्री। यदि जियोमेट्री से हम निकालेंगे तो जियोमेट्री से कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन CU डिवाइडेड बाई XU। ठीक है, ये XU है, ये दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे, ये दो ट्राइंगल यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? XU, ये D डैश है, ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका XU माइनस D डैश। यहाँ से आप जियोमेट्री से निकालोगे तो क्या आंसर हो जाएगा? 0 पॉइंट, सिंपल है, यहाँ पर जियोमेट्री से आप कैलकुलेट करोगे तो 0.00351 माइनस D डिवाइडेड बाई XU। क्वेश्चन नंबर 227 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 228, the diagonal tension which results in ultimate failure due to development of diagonal tension cracks depends on। तो हम देखते हैं कितने प्रकार के फेलियर होते हैं, कितने प्रकार से क्रैक्स आएंगे। जनरली टू टाइप्स ऑफ फेलियर अकर इन द बीम mainly caused by shear and flexure। Shear failure happening in reinforcement concrete structure is also termed as diagonal tension failure। shear failure को diagonal tension failure भी कहा जाता है। In the beams, diagonal tension failure occurs when the shear span is higher than 3 times of the value of effective depth। डायगोनल टेंशन फेलियर कब अकर होता है? जब शियर स्पान हायर हो 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। As shown in above figure, the diagonal tension failure happens at an angle of 45 degree with normal plane। ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये 45 होगा, ये भी 45, दोनों साइड से कितना बनेगा? ये 45 होगा। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल से और दोनों से 45 डिग्री होगा, ये भी 45 और ये भी 45। क्वेश्चन नंबर 228, तो किस पे डिपेंड करेगा? वो शियर स्पान और इफेक्टिव डेप्थ, दोनों पे शियर स्पान और इफेक्टिव डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 228 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 229, फ्लेक्सुरल शियर फेलियर इन अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम। फ्लेक्सुरल शियर किसके कारण होता है? बेंडिंग मोमेंट के कारण होगा। जब बीम में ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आ जाता है उसके शियर फोर्स के कंपेयर में, तो उस केस में क्या होता है? वहाँ पर फ्लेक्सुरल शियर हो जाता है, फ्लेक्सुरल शियर फेलियर होगा। और ये जो एंगल होता है वो कितना होता है? नॉर्मल से, नॉर्मली कितना होगा? ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री। ठीक है, इससे पहले हमने जो देखा था सपोर्ट पे जो डायगोनल थे वो 45 पे थे और फ्लेक्सुरल क्रैक्स यहाँ पर होंगे और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 229 ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्लेक्सुरल शियर फेलियर इन अ रेनफोर्ड कंक्रीट बीम
occurs under large bending moment and less shear force, और सेकेंड है results in cracks which are normally at 90 degree with the horizontal. क्वेश्चन नंबर 229, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। क्वेश्चन नंबर 230, फॉर अ कंटिन्यूअस आरसी बीम मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर दो लिस्ट आपको गिवन है, लिस्ट फर्स्ट में कंडीशन दी गई है और लिस्ट सेकंड में प्लेसमेंट ऑफ लाइव लोड। लाइव लोड को हम कहाँ प्लेस करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे पहली कंडीशन आपको क्या गिवन है, फॉर मैक्सिमम सेगिंग मोमेंट इन अ स्पान। यदि स्पान पे हमें मैक्सिमम सेगिंग मोमेंट, ठीक है, वहां पर मैक्सिमम सेगिंग मोमेंट होगा, कब होगा, लाइव लोड को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पर समझ लेते कंडीशन। एक कंटिन्यूअस बीम है, सपोर्ट ए बी सी डी ई और एफ, ये सपोर्ट है। यदि इसका डिफ्लेक्टेड हम शेप देखेंगे, जब लोड आएगा तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। ये वाला जो पोर्शन होगा इसको सेगिंग कहेंगे। ये क्या होगा, सेगिंग। यहाँ पर सेगिंग है, इस स्पान में सेगिंग है, ये सेगिंग मोमेंट होगा। और सपोर्ट पे आप देख सकते हो ये क्या होगा, हॉगिंग, ये होगा हॉगिंग मोमेंट। मैक्सिमम सेगिंग मोमेंट इन अ स्पान, ये आपको लिस्ट फर्स्ट में दिया गया ए में। मैक्सिमम सेगिंग मोमेंट कब होगा स्पान में, हम यहाँ पर स्पान एज्यूम कर लेते हैं। हम मान के चलते कि सीडी की बात हो रही है, स्पान सीडी में, स्पान सीडी में मैक्सिमम सेगिंग मोमेंट कब होगा, जब लाइव लोड कहाँ पर हो, जिस स्पान पे हमें निकालना है उस स्पान पे लाइव लोड हो, और ए बी और ई एफ, मतलब ए बी ये वाला स्पान और ई एफ ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट स्पान। मतलब एक स्पान इस पे हो जाएगा, उसके बाद ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरे वाले स्पान पे, ठीक है, यहाँ भी एक कुछ एक स्पान छोड़ने के बाद दूसरे वाले स्पान पे लाइव लोड को प्लेस करना है, तभी स्पान सीडी में मैक्सिमम सेगिंग मोमेंट होगा। सी डी मतलब स्पान हो जाएगा, और ए बी और ई एफ क्या है, ऑल्टरनेट स्पान। इसी प्रकार से हमें यदि मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट सपोर्ट पर यदि हमें निकालना है, ठीक है, तो लाइव लोड को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, बी सी और सी डी, मतलब एडजेसेंट स्पान ऑफ सपोर्ट, और ई एफ ऑल्टरनेट स्पान पर। और लास्ट है मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट इन अ स्पान, तो हमें कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, बी सी एंड डी सी, डी ई, बी सी और डी ई का मतलब क्या हो जाएगा, एडजॉइनिंग स्पान एंड ऑल्टरनेट स्पान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 230 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट के लिए क्या होगा, फॉर मैक्सिमम सेगिंग मोमेंट इन ए स्पान द सेम स्पान एज वेल एज ऑल्टरनेट स्पान, जिस स्पान पे हमें निकालना है उस स्पान पे लाइव लोड रखेंगे और ऑल्टरनेट स्पान पर। सेकेंड, फॉर मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट एट सपोर्ट, यदि सपोर्ट पे मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें द एडजस्टेंट स्पान ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस सपोर्ट एज वेल एज स्पान ऑल्टरनेट ऑफ दिस। और लास्ट है फॉर मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट इन अ स्पान, उसके लिए द स्पान एडजॉइनिंग द स्पान एज वेल एज ऑल्टरनेट स्पान पर हमें लाइव लोड प्लेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 230 ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।